स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलेशन से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों ने सीख रखा है और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस उसको कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हम लोग चूँकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जो आप लोग का मैंने बोला था ना कि हफ्ते में 3 दिन के क्लासेस रहेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो जो क्लासेस हैं ना, मतलब 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके क्लासेस पर डे लगभग एक वीडियो चली जाए, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट ही जाएगा, हो सकता है 20 मिनट का जाए, 25 मिनट का जाए, या प्रवेश सर SRV करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर ही जाए। लेकिन हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। और बीच में टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, लेकिन अब लगभग उन सब चीज़ों को टैकल कर लिया गया है, उसको जो है ओवरकम कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और पर डे ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस करेंगे और 2 क्वेश्चंस को करते हुए जो है कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस के कंसेप्ट को तो मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स का जनरली एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर कंसेप्ट तो समझ में आता है बट उसको राइट कैसे कर पाते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग यही कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो भी आ रहा है उसको समझ भी रहे हैं और साथ साथ उसको कैसे राइट करना है ये भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में भी हम लोग 2 क्वेश्चंस लेंगे और उसको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखना मैंने पहले बता रखे हैं, देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहले में कम से कम 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये 4th वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके कंसेप्ट को और बिल्ड करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए। देखिए क्या बोला गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, मतलब z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। और इस पे एक संबंध जो है देखो इस तरीके से परिभाषित किया गया है, एक रिलेशन को इस तरीके से परिभाषित किया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि x y दोनों का जो अंतर होगा वो एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है ना, एक इंटीजर होगा। अब इसको समझने वाली बात है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब हम लोग इस पोजीशन में आ चुके हैं कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को देख कर जो है अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य ये कहता है कि किसी भी जिस सेट पर संबंध परिभाषित होगा उस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो सकता है, हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं z से, ठीक है ना। क्योंकि z पर अगर परिभाषित है तो x और y दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं, z से। अब बताओ x भी z है, मतलब x भी एक पूर्णांक है, y भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे तो एक पूर्णांक आ गया, ये तो कन्फर्म है। लेकिन स्वतुल्य क्या बोलता है, स्वतुल्य ये कहता है बाबू कि मतलब जो एलिमेंट है उसी का उसी से संबंध, मतलब सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं प्रत्येक अवयव अगर अपने आप से संबंधित है तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप देख लो, ध्यान से समझो, इसको क्या लिखोगे, चूंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। कहने का अर्थ ये है मेरे डियर स्टूडेंट कि अगर z का कोई भी एक अवयव लो उसका उसी में से जो है माइनस कर दो तो क्या 0 नहीं आएगा क्या? जितने भी इंटीजर्स हैं स्वयं का स्वयं से जो है माइनस कर दो तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 एक क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पे बोला था x माइनस वाई क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। इस वजह से देख लो कोई भी इंटीजर लो उसका उसी में से अगर उसको घटाओगे, उसको अगर उसी में से घटा दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है और पूर्णांक आना भी चाहिए। इसलिए आप क्या बोलोगे कि x कामा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, है कि नहीं, x बिलोंग्स टू Z। मतलब x कामा x बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, x में से x घटाओगे तो 0 आएगा जो कि एक पूर्णांक होगा और ये z के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा मान्य होगा। और अगर ऐसा है तो आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट, अतः R स्वतुल्य है। R क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। अब देखो स्वतुल्य तो हो गया, अब आता है सममित। सममित, चलो सममित क्या होता है, यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना
x कामा y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। माना x कामा y जो है बिलोंग्स टू r है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि x माइनस y एक पूर्णांक है, यही है ना, x माइनस y एक पूर्णांक है। अब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मान लो कि x माइनस y, मान लेते हैं कि x माइनस y करने पर m आ रहा है, जहां m एक पूर्णांक है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, मतलब देखो अगर x एक पूर्णांक है, y एक पूर्णांक है, तो x में से अगर y को घटाओगे तो एक रिजल्ट आएगा ना, एक रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को मैंने माना m, और पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाने पे पूर्णांक ही आता है ना, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाने पे पूर्णांक ही आता है। तो अगर ऐसा है तो x माइनस वाई इक्वल टू m मैंने लिखा, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। ये बात तो समझ में आ रही हो ना। क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, माइनस से गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस m, ठीक है। अब हमको ये बताओ, ध्यान से समझना, ये यहाँ तक की तो बातें आपको समझ में आ रही होगी। y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूं कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, तो इस बात से आप संतुष्ट होंगे कि नहीं? अब देखो क्यों, क्योंकि अगर m बिलोंग्स टू z है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, माइनस m ऑल्सो बिलोंग्स टू z होगा। देखो इसका अर्थ क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि दो पूर्णांक है तो माइनस दो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। उसी तरह से अगर m पूर्णांक है तो माइनस m भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, x माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी अगर एक पूर्णांक आता है तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि y कामा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ रही है? पकड़ पा रहे हो बात को मैं क्या करना चाह रहा हूं? अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मैं यहां बता रहा हूं x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब x एक पूर्णांक है, y एक पूर्णांक है, घटाने के बाद कोई रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक पूर्णांक ही होगा। मान लिया कि m आया तो वो एक पूर्णांक है। अब देखो मैंने क्या करा, माइनस से गुणा कर दिया। अब किसी बच्चे क्वेश्चन सर माइनस से गुणा क्यों करा? बाबू मैं इस वजह से करा ना, क्योंकि अगर x कामा y बिलोंग्स टू r है तो मैं चाहता हूं y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू r हो जाए। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक मैं बोल नहीं सकता ना कि सममित होगा। समझ में आ रहा है ना? तब तक मैं बोल नहीं सकता कि ये सममित होगा। इस वजह से जो है मैंने माइनस से गुणा करा ताकि y माइनस एक्स वाला जो है एक तरीके से फॉर्मेट बने। समझ में आया? अब देखो y माइनस एक्स हुआ तो ये माइनस m भी क्या हो जाएगा, माइनस m भी एक पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया ना कि अगर दो एक पूर्णांक है तो उसका नेगेटिव करो तो वो भी एक पूर्णांक होगा। 10 एक पूर्णांक है तो उसका नेगेटिव करो माइनस 10, वो भी एक पूर्णांक होगा। 20 है तो उसका नेगेटिव करो वो भी एक पूर्णांक होगा। सिमिलरली अगर m एक पूर्णांक है तो माइनस m भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, अर्थात y माइनस एक्स जो है एक पूर्णांक है, और अगर ये एक पूर्णांक है तो y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है ना? इसलिए ठीक है ना, इसलिए आप क्या लिखोगे, r सममित, ठीक है ना, ऐसा। आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, आप जनरलाइज कर सकते हैं इस तरीके से, इस प्रकार इफ, या मतलब इस प्रकार यदि x कामा y बिलोंग्स टू r तब y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू z। ठीक है, अतः r सममित है। आप ऐसे भी पूरी तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? या ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक स्पेस का जो है दिक्कत आएगा ना, स्पेस का दिक्कत आएगा। मैं देखता हूँ इधर थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा। चलो बाबू देखते हैं, थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ, अगर हो जाता तो बढ़िया रहता। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संक्रामक, इधर हो पाएगा, इधर। चलो बाबू देख लो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये तो हो सकता है। देखो ये संक्रामक, अगर मैं संक्रामक की बात करूं तो संक्रामक में पहले मानना पड़ता है क्या, माना x कामा y बिलोंग्स टू r है, व y कामा z आल्सो बिलोंग्स टू r है। ठीक है ना, ये पहले मान लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जनरलाइज तो कर सकते हो ना, मैं पहले बता रहा हूँ, या तो ये भी छोड़ दीजिए या जनरलाइज उसको कर दीजिए। ठीक है ना,
आप यहाँ पे चलिए, माना x कमा y बिलोंग्स टू r है और y कमा z जो है बिलोंग्स टू r है। इसका अर्थ क्या है बाबू? इसका अर्थ ये है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, व y माइनस z एक पूर्णांक है, नहीं एक पूर्णांक है। अब देखो x माइनस वाई भी एक पूर्णांक है, y माइनस z भी एक पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांकों को मैं क्या कर रहा हूं ना, जोड़ दे रहा हूं। एक काम मैं कर रहा हूं, दोनों को मैंने जोड़ दिया, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं? देखो ना, x माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी तो एक पूर्णांक होगा ना, होगा कि नहीं? होगा ना। आप कारण लिख सकते हो, यहां पे आप चाहो तो कारण लिख सकते हो कि दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योग, आई थिंक विजिबल है, दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है। अगर दो पूर्णांकों को ऐड कर दें तो उनका योग भी क्या होगा? पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ बताओ x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या, वो भी तो एक पूर्णांक होगा, और दोनों को जोड़े हो तो क्या आएगा? मैं दिखाता हूँ, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? x माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और अगर x माइनस जेड पूर्णांक है तो आप क्या लिखोगे? x कामा जेड बिलोंग्स टू r। अब जनरलाइज कैसे करोगे? इस प्रकार, यदि x कामा y बिलोंग्स टू r व y कामा z बिलोंग्स टू r, तब x कामा z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कामा y कामा z। मतलब मैं करके दिखा दे रहा हूं, देखो इसको जनरलाइज मैं यहाँ कर रहा हूं। आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखिए, इस प्रकार, मतलब अगर आपको दिक्कत हो ना तो मैं लिख दूंगा, कोई मेरे को ऐतराज नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार क्या लिखेंगे? यदि x कामा y बिलोंग्स टू r व y कामा z बिलोंग्स टू r, तब x कामा z बिलोंग्स टू r है फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू कैपिटल Z की बात हो रही है। x का मतलब x y z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कैपिटल Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसलिए या अतः R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या होगा? ये संक्रामक होगा, फिर क्या है? सम्मित भी है, और फिर क्या है? स्वतुल्य भी है। तो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसका जनरलाइजेशन कर लोगे? मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप कर लोगे, ठीक है ना। इसका अगर आपको दिक्कत है तो देखो मैं यहाँ पर इसको लिख भी दे रहा हूँ, एक बार फिर से आप यहाँ से समझ लो। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो जनरलाइज ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार यदि x कामा y बिलोंग्स टू r है, तब y कामा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तब y कामा x also belongs to r है फॉर ऑल x कामा y belongs to कैपिटल Z, अतः r सममित है। ऐसे भी आप कर सकते हो, इतनी भाषा भी आप चाहें तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, या यहीं भी छोड़ भी सकते थे, ठीक है। बट जनरलाइज करने से थोड़ा सा एग्जामिनर को और अच्छा लगता है रिजल्ट, मतलब आपको जब मार्किंग करेगा ना तो कहीं से भी आपका नंबर कट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो ये इसका फायदा हो जाता है। तो उम्मीद है मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी को कोई डाउट बता दो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अगर मेरे किसी प्रिय विद्यार्थी को ऐसा होता है, ठीक है ना, डाउट होता है, तो एक काम करिएगा, आपको कमेंट करना है, मेरे से पूछताछ कर लेनी है, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगला वीडियो जब आएगा तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए इस प्रश्न को। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में मैंने बोला था कि 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न में जो 5वां प्रश्न है ना, उस 5वें प्रश्न में भी 5 क्वेश्चन है। आई थिंक 5 ही है, नहीं
यस, 5 ही प्रश्न है। मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 प्रश्न है और उसमें जो 5वां प्रश्न है उसमें भी 5 प्रश्न है। तो उस 5वें के 5 प्रश्नों में से मैंने एक प्रश्न ले लिया है ये। इसमें देखो क्या बोला गया है बाबू, किसी विषय समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, मतलब किसी फिक्स टाइम पर किसी पर्टिकुलर समय पे किसी नगर के निवासियों का एक समुच्चय लिया गया, ठीक है ना। और फिर बोला गया है कि उस पे जो है एक संबंध इस तरीके से आ रहे परिभाषित किया गया इस तरीके से। अब आपको बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ठीक है ना। अब आपको आइडिया लग चुका होगा, मेरे को जहां तक उम्मीद है। अगर हम लोग बात करेंगे स्वतुल्य की, तो देखो स्वतुल्य में क्या होता है, जिस सेट पे संबंध परिभाषित होता है उस सेट का प्रत्येक अवयव अपने आप से ही संबंधित होता है। तो जो भाषा यहाँ पे लिखा गया है ना, बिल्कुल वही भाषा लिखो। इसमें क्या होता है, स्वतुल्य में स्वयं से ही मतलब संबंधित रहेगा, जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो स्वयं से ही संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चूंकि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब निवासियों के समुच्चय में से मैंने x एक पर्सन को लिया और कहा कि देखो x जहां तुम काम करते हो ना वही x भी काम करता है। देखो कैसा है, मतलब इस x से मैं कह रहा हूं कि जहां तुम काम करते हो ना वही x भी काम करता है, मतलब ये वाला x भी काम करता है। कहने का मतलब यही है ना कि सेम पर्सन, जैसे मैं जहां पे काम करता हूं मैं वहीं पे काम करता हूं, ऐसे मैं जहां पे काम करता हूं मैं वहीं पे काम करता हूं, मतलब मैं और मैं एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो बात तो सेम है ना, बात तो सेम है ना। तो इसको क्या लिखोगे, इसलिए x, x बिलोंग्स टू r होगा। और अगर ऐसा है तो आप क्या लिखेंगे, अतः r स्वतुल्य है, अतः r स्वतुल्य है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो सममित को समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या होता है, माना x, y बिलोंग्स टू r, और अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो इसका अर्थ क्या होता है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो जो भाषा लिखा है ना उसी से सब अपना काम करते हैं और कुछ नहीं। जो भाषा आपका क्वेश्चन में दे रखा है उसी से हम लोग करते हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं। तो देखो माना x, y बिलोंग्स टू r, मतलब इसमें यही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना कि माना a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a अगर बिलोंग्स मतलब b, a अगर बिलोंग्स टू r हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। क्या मैंने कहा, यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो अगर b, a बिलोंग्स टू r हो जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। तो उसी तरह से हमको लाना है y, x। आप देखो ना, मैं कह रहा हूं कि x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि y और x जो है एक ही स्थान पे काम करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राम और श्याम जो है एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि श्याम और राम एक ही स्थान पे काम करते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो इसी को आप लिख सकते हो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि y, x बिलोंग्स टू r, और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या लिखोगे, इसलिए r सममित है। r क्या है, सममित है। अब देखो संक्रामक की अगर मैं बात कर लूं, संक्रामक में भी मानना पड़ेगा, ध्यान से देखना है। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r व y, स्मॉल z बिलोंग्स टू r। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि x तथा y एक ही स्थान
पर कार्य करते हैं। देखो अभी बस मैंने इसको एक्सप्लेन करा, x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं। अब इसको वह y, z का अर्थ क्या है कि y तथा z एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, विजिबल होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। देखो x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। y, z बिलोंग्स टू r का मतलब है कि देखो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो जो है कट हो गया था, ठीक है ना, किसी टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है। तो देखो यहाँ से वीडियो आई थिंक कट हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग वो करते हैं। देखो संक्रामक है तो संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे माना x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r है। x, y बिलोंग्स टू r रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। फिर वह y, z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि y तथा z जो है एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर x, y जो है एक स्थान पे काम करते हैं और y, z जो है एक स्थान पे काम करते हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि x, y, z जो है एक ही स्थान पे काम करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि राम श्याम जो है एक ही स्थान पे काम करते हैं, फिर श्याम और जो घनश्याम है ये लोग जो है एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि राम, श्याम और घनश्याम तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, x, y व z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है ना, ऐसे। और अगर x, y, z तीनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं ले सकता कि x तथा z एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब हमने x और z को क्यों लिया, क्योंकि संक्रामक में देखो जब ये और ये समान होता है तो इसका इसके साथ जो है हम लोग रिलेशन दिखाते हैं, तो इसी वजह से x का z मैंने लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x, z बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और अगर x, z बिलोंग्स टू r है तो आप क्या लिखेंगे, अतः r संक्रामक है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। अगर इसमें कि आप आगे के भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, जो पांचवा में 5 प्रश्न है, मतलब पहले क्वेश्चन में 5 प्रश्न और उसमें भी जो पांचवा है उस पांचवें में भी 5 प्रश्न है, ठीक है ना, उस पांचवें में भी 5 प्रश्न है। तो उस 5 प्रश्नों में से मैंने एक प्रश्न को हल करा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 4 प्रश्नों को आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैं ट्राई करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर डाउट होगा तो जरूर पूछताछ कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।